सबसे पहले सुधांशु जी आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री ने आज राम राज्य पर चर्चा की है आंध्र प्रदेश में। उन्होंने कहा कि 4 प्रतीक हैं। उन्होंने कहा काम को लटकाना अटकाना छोड़ने की जरूरत है और जो ये करते रहे हैं पूर्ववर्ती सरकारों पर, अन्य लोगों पर उनका आरोप है। ऐसे में मेरा प्रश्न आपसे ये है, जो कांग्रेस भी कहती है कि आप राम मंदिर का में तो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, लेकिन राम राज्य के जो मूल हैं, जो उसकी नींव है, क्या उसका पालन हो रहा है? कैसे आप यकीन दिलाएंगे जनता को कि आप राम राज्य का पालन करके सरकार चला रहे हैं? देखिए, जिनको राम राज्य में राजनीति नजर आती है, तो मैं 2 उदाहरण बताना चाहता हूं। भारत के इतिहास में केवल एक ही अवसर ऐसा है जब किसी चुनाव अभियान की शुरुआत राम के नाम से अयोध्या में की गई। नवंबर 1989 स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने राम राज्य का नारा देते हुए राम का नाम लेकर अयोध्या, यानी तत्कालीन उस समय फैजाबाद नाम था, वहां से चुनाव अभियान की शुरुआत की, यानी प्योर इलेक्शन कैंपेन। हमारे लिए भगवान राम, चुनाव तो छोड़िए, राजनीति का भी मुद्दा नहीं है, यह भारत की अस्मिता का मुद्दा है। और जब राजनीति की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने पूरे फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत किससे की थी? राम राज्य की परिकल्पना के साथ, राम राज्य के आदर्श के साथ। नित्य का भजन रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द हे राम, जो कि हम लोगों के जन्म से बहुत पहले गांधी जी की समाधि पे लिखा। मगर समस्या क्या है ना, ये गांधी की कांग्रेस नहीं रह गई, नेहरू की कांग्रेस हो गई। इसलिए वो उस राम, उस विचार से, और राम का विचार तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा रामकृष्ण और शिव के बिना नहीं संभव है। हमारे दीनदयाल जी और डॉक्टर हेडगेवार, वो तो विषय आप कहते ही हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार उठाता है, तो राम तो सबके थे, मगर अफसोस कि कुछ और चीजें ऐसी अपनी लगने लगी जिसकी वजह से यह समस्या आई। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला, मैं एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भाई हम जो कुछ करते हैं जनता को अर्पित कर देते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में प्रेरणा दी गई है, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पयामि। आप ही की वस्तु थी, हमने आपको समर्पित कर दिया। उन्होंने भारत का उदाहरण दिया। राम राज्य के अनेकानेक ऐसे आदर्श हैं जो गांधी जी को भी प्रेरणा देते थे, मगर अफसोस की बात यह है कि आज गांधी नामधारियों को प्रेरणा नहीं दे पाते हैं, बल्कि उनके मन में पता नहीं क्या था। और एक और बात कह दूं सिग्निफिकेंट, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब मूर्तियां प्रकट हुई थीं, तो मैजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है कि सबसे पहले लाइट किसको दिखी थी? वहां पे जो यूपी पुलिस का सिपाही था अब्दुल बरकत को लाइट दिख गई थी। मगर क्या करें, उन्हें आज लाइट नहीं दिख रही है। अब बताइए, बाबरी मस्जिद मामले का जो पैरोकार था इकबाल अंसारी, उसको निमंत्रण भी दिया गया, उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, वो आने को भी तैयार है। मगर ये जो सियासत के पैरोकार हैं, इनको यह बात नहीं समझ में आ रही। इसलिए देश की यह जनता बहुत भली बात ही समझती है। एक और बात कह दूं, जो प्रधानमंत्री जी ने भारत का उदाहरण दिया, जब भारत आते हैं तो आप सबने सुना होगा कि लक्ष्मण को लगता है शायद भारत को राजमद हो गया है और वो सेना लेकर हम पे आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। तो रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान कहते हैं, भरत ही हो ही न राजमद, विधि हरिहर पद पाए, कबहू की कांजी सीकरनी क्षीर सिंधु बिन साए। अर्थात जो भगवान के भक्त होते हैं उन पे राजमद हो ही नहीं सकता। राजा का पद छोड़िए, ब्रह्मा विष्णु महेश का पद दे दीजिए। जैसे कांजी यानी मट्ठे की एक बूंद से क्षीर सागर का सारा दूध नष्ट नहीं होता। मगर क्या बताएं, इन लोगों के मन में अहंकार इतना ज्यादा था कि राम काल्पनिक से लेके हिंदू आतंकवादी तक हो जाता था, और जाने कौन कौन सी बहुत सारी बातें थी, इंडिया इज इंदिरा हो जाता था। तो इसलिए जो भगवान के प्रति समर्पित रहता उसमें अहंकार नहीं होता है, अन्यथा सत्ता का अहंकार बहुत सहज आ जाता है। यह भी राम राज्य के आदर्शों में दिखाई पड़ता है। हाँ, ठीक है सुप्रिया जी, अब आपके पास आते हुए, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज मैं बाहर पहुंच गई हूं, आप दोनों स्टूडियो में बैठे हुए हैं और हल्ला बोल वहीं से कर रहे हैं, तो स्टूडियो में आप दोनों का बहुत स्वागत। लेकिन सुप्रिया जी, एक गंभीर सवाल है, और वो ये है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की रणनीति आखिर है क्या? सीट शेयरिंग की फाइल अभी तक लटकी हुई है, जो आप लोगों ने खुद ही बताया था कि दिसंबर तक एंड में हम डेडलाइन उसकी खत्म कर लेंगे। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकल गए हैं, वहां वो कहते हैं 22 जनवरी को बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है। 2 सवाल हैं आपसे। सवाल पहला नंबर यही कि सीट शेयरिंग, इंडिया गठबंधन शायद सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी हैट्रिक से रोकने के लिए, लेकिन उसमें फाइल आगे बढ़ नहीं रही है। दूसरा सवाल है कि किस बिसात पर कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि राम और राम मंदिर से जो हिंदू वोटर है, वो लहर जो इस वक्त राम के नाम पर चल रही है, हिंदू वोटर उस लहर से अछूता रह जाएगा और 2024 में वो वोट डालेगा। आपको नमस्कार अंजना जी। और हाँ, बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है, आप बाहर हैं और हम लोग स्टूडियो में हैं। मैं ट्रैफिक की वजह से और शायद सुधांशु जी किसी और कार्यक्रम में थोड़ी यहाँ आए।
मैं दो बातें कहूंगी। बात रामराज से शुरू करते हैं ना, आपने सवाल पूछा था, 3.25 मिनट का देश के नाम प्रवचन भी दिया गया यहां पर, लेकिन रामराज पर नहीं आए। रामराज का मूल मंत्र क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। 44% बेरोजगारी, जिसमें से 20 से 25 साल के युवा बेरोजगार, जिन माँ और पिता ने एक रोटी कम खाकर बाबू को पढ़ा लिखाकर कुछ बनने के लिए तैयार किया, वो युवा बेरोजगार है। जब वो खाने की थाली परसती है तो उसमें आटे से लेकर दही पर जीएसटी है। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं कहूं व्यापा का पहला कि लोगों को त्रस्त ना किया जाए, वहां पर दुख ना हो, वहां पर पीड़ा ना हो। तो देखिए कैसे वो रामराज का संकल्प पूरा कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने बड़ी गजब बात कही, हमने लोगों से जो लिया वो उनको समर्पित कर दिया। नहीं, हमने लोगों से जो लिया वो अपने कुछ मित्रों को समर्पित कर दिया। अगर ये कहते तो मैं 100% पहली बार उनसे पूरी तरह से उनका समर्थन करती। असलियत यह है अंजना जी कि आप या भारतीय जनता पार्टी के जो शब्द हैं उससे मुझे आपत्ति। आपने कहा हिंदू वोटर अछूता रह जाएगा। मेरे लिए वोटर ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। मेरे लिए वोटर हिंदुस्तान का वोटर है और वो मूल मुद्दों से परेशान है और वो परिवर्तन चाहता है। वो चाहता है कि जिस दम्भ और अहंकार से ये सरकार चल रही है, जब महंगाई होती है, 4 महीने की चरम सीमा पर महंगाई है, कोई चर्चा सुनाई दे रही है आपको? सरकार ने कुछ कहा है इस महंगाई को लेकर? 9.5% पर खाद्य में महंगाई है। फूड इन्फ्लेशन 9.5% पर है, शहरी क्षेत्रों में 10% पर है। सरकार के चेहरे पर शिकन आ रही है? नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि खड़े होकर कह देंगे जी हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते, कुछ और भी बोल देंगे हम ये चीजें नहीं खाते। 9.5% फूड इन्फ्लेशन, कंजम्पशन आधा हो गया है, मतलब लोग उपभोग कम कर रहे हैं। ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता है कि लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, महंगाई से, आर्थिक असमानता से। लोग परेशान हैं महिला अपराध से। IIT BHU में अगर आपके गुर्गे पकड़े जाते हैं तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रामराज की परिकल्पना क्या थी? जिस मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर आप बात करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने आप कैसे सिर झुका के खड़े होते हैं? जिस मर्यादा पुरुषोत्तम की आप बात करते हैं वो राम तो सबके हैं, कोई आपकी ना बपौती है ना आपका आधिपत्य है राम पर। और आपने जो मुझसे सवाल पूछा उसका मैं 2 टूक जवाब देने से पहले एक चीज यहां पर बोलना चाहती हूं। आपने राहुल गांधी जी की 2 बाइट चलाई, उसका साधुवाद, लेकिन जो बाइट उन्होंने कही, जिसका संदर्भ आपने बोला लेकिन वो बाइट नहीं चली, वो बाइट थी धर्म को लेकर। उन्होंने कहा कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है, मैं धर्म के मूल्यों पर अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं, उससे फायदा नहीं उठाता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके बिल्कुल विपरीत काम करती है। आपके सीधे सवाल का जवाब मैं बिल्कुल देना चाहती हूं। आज जनवरी की 16 तारीख हो गई और असलियत यह है कि गठबंधन की सारी बातें ना सार्वजनिक रूप से की जाती है, ना आज तक के स्टूडियो में बैठ के करूंगी, और कभी भी टिकट 4, 5, 6 महीने पहले अनाउंस नहीं होता है। तो जब टिकट अनाउंस होने होंगे लोगों के, हो जाएंगे। फाइल कोई अटकी नहीं है, फाइल एक ही है और वो फाइल किताबी है, क्योंकि जो दावे हैं वो सब नकली हैं और वो सरकार की प्रोग्रेस की, सरकार की नाकामियों की एक लंबी फहरिस्त की फाइल है। ये लोग समझते हैं और ये लोग बूझते और जानते भी हैं। हाँ, ठीक है। सुधांशु जी एक बार आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि राम राज्य पर आपकी सरकार नहीं चल रही है, कई प्रश्न उन्होंने दागे। उसके बाद मलूक नागर जी, मैं संक्षेप में जवाब दे देता हूं। आशुतोष वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए एसपी की तरफ से। मैं संक्षेप में जवाब देता हूं। उन्होंने महंगाई की बात कही तो मैं कहता हूं चेक कर ले कोई भी जाके, उनके 10 साल में औसत महंगाई की दर रही है 8.2%। हमारे पिछले 9.5 साल में औसत महंगाई की दर रही है 5.1%। आज के समय में दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है G20 कंट्री में जहां महंगाई हमसे ज्यादा हो, जहां पे महंगाई की दर हमसे कम हो और विकास की दर हमसे ज्यादा हो। तो हम महंगाई और विकास की दर में इस समय वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, इन्होंने कहा कंजम्पशन कम हो रहा है, तो अभी का डाटा है कि पिछले साल में भारतीयों में 41 लाख 4 व्हीलर्स खरीदे, 41 लाख। कंजम्पशन कम होता दिखाई पड़ रहा है। हवाई यात्रा में भारी वृद्धि हुई है, कंजम्पशन कम होता दिखाई पड़ रहा है। और जो मकान खरीदे गए पिछली बार की तुलना में वो 24% ज्यादा है। सामान्य मकान, जो लग्जरी मकान कहते हैं कि जिनकी 1.5-2 करोड़ से ऊपर की कीमत होती है, उसमें 31% की वृद्धि हुई है। रोजगार की बात करते हैं कि जब इनकी सरकार थी उस समय 11 करोड़ EPFO, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के खाते थे, अब 27 करोड़ हैं। तो 16 करोड़ कोई ऐसा तो नहीं कि अपने आप किसी ने खाता खुलवा दिया और उसमें उसका नियोक्ता पैसा भी डालने लगा। हाँ, और एक बात और कह दूं, चलिए ये तो उसका जवाब था। आपने कहा हिंदू वोटर की चिंता नहीं, बिल्कुल सही बात है। इनको हिंदू वोटर थोड़ी चिंता है, इन्होंने बिल्कुल अच्छी बात बोली है।
कि ये आंशिक सत्य बोला है। इन्होंने कहा हम वोटर को हिंदू मुसलमान में नहीं देखते, वोटर को हिंदू में नहीं देखते, क्योंकि हिंदू में अगड़ा पिछड़ा करना है, उत्तर दक्षिण करना है, तमिल हिंदी कर लेना है, बड़े आराम से कर लेंगे। इनका तो बहुत साफ सिद्धांत है, इनको हिंदू वोटर की चिंता नहीं करनी है। 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। अंजना जी, मुझे 5 सेकंड बोलने का मौका दीजिए। 1.25 मिनट बोले और ठीक है, हमेशा सुप्रिया जी, की इसका तरह झूठ बोला। ठीक है, इसलिए ठीक है, आप इसका मुझे जवाब दे 5 दीजिए। सेकंड का बस मौका दीजिए, बिल्कुल संक्षिप्त में बोलूंगी। क्या कहा? कारें ज्यादा खरीदी जा रही हैं, लग्जरी घर ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। अरे प्रभु, इसीलिए तो कहते हैं आप सूट बूट की सरकार है। आईटीसी और एचयूएल 2 एफएमसीजी कंपनी है। मंजन, तेल, साबुन, जो चीजें गरीब से गरीब व्यक्ति भी खरीदता है, वो चीजें वो बेचती हैं। माइनस में उनकी ग्रोथ रेट आ रही है, माइनस में प्रॉफिटेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि गरीब ये छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद पा रहा है। कंजम्पशन का मानक एफएमसीजी होता है, कंजम्पशन का मानक लग्जरी विला नहीं होता। लेकिन ये आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप सूट बूट पहनकर 15 लाख का सूट करके नहीं समझ सकते। और मैं एक बात और कह दूं, असलियत यह है कि देश के लोगों को देश के देखने के बजाय, भारतीयों की तरह देखने के बजाय आप विभाजित करते रहे। आप तो देश को उस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ लोगों को अगर आप फ्री का राशन ना दीजिए तो वो लोग भुखमरी से मर जाएं। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये सरकार का डेटा है। सरकार का ही डेटा ये कहता है कि आपकी अर्थव्यवस्था ने इस तरह से चरमरा गई कि रियल रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कोलैप्स कर चुकी है और महंगाई जो है वो 6% के आसपास है। यूपीए की बात छोड़ दीजिए, अपने ही पहले से कंपेयर कर लीजिए तो डूब चुकी अर्थव्यवस्था अगर ना डूबती तो 80 करोड़ लोगों को आपको फ्री का राशन ना देना पड़ता। झूठ बोलते वक्त, आंकड़े कोट करते वक्त थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी अगर प्रैग्मैटिज्म की बात करी जाए तो अच्छा रहेगा। एक लाइन में बोल दूं? ठीक है, एक बहुत 2 लाइन का सिर्फ जवाब सुधांशु। बस एक लाइन। मैंने सारे आंकड़े कोट किए हैं। कह रही है 80 करोड़ जनता को आप राशन दे रहे हैं। कहता हूं ना, मेरी बात पे यकीन करिए ना, इनकी बात पे जाके सारी चीजों को बहुत क्लियर कर लीजिए। आज ही आंकड़ा आया है 24 करोड़ 82 लाख लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी से ऊपर आए, और उसके बाद भी कंजम्पशन आधा हो गया। कंजम्पशन आधा है और लोग गरीब कम होते जा रहे हैं। ये कौन सी आर्थिक व्यवस्था है? ये कौन सी अर्थव्यवस्था है? अनंत है ये बहस। फ्लैगशिप स्कीम्स को लगा दो मानक और फिर कहो गरीबी कम हो गई। झूठ बोलना और डेटा के साथ फजिंग करना एक कीर्तिमान इन्होंने 10 साल में स्थापित किया है, अन्यथा कोई बड़ी पहल नहीं कर पाए हैं। तो बता तो नहीं पाई कौन से देश में महंगाई की दर हमसे मलुक नागर की पार्टी कह रही है सुधांशु जी, मलुक नागर की इन्फ्लेशन हमसे कम है। वो IMF डाटा देता, हम नहीं देते। IMF और वर्ल्ड बैंक की मलुक नागर की पार्टी से मायावती कह रही है, अरे मायावती कह रही है कि आप लोग रिश्वत दे रहे हैं वोटर्स को।